नमस्कार साथियों, मैं नागरिकता का जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अंदर नागरिकता के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 9 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 9 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और ये प्रावधान 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था उसी दिन ये प्रावधान लागू कर दिए, क्योंकि बाकी जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ये चीज़ें लागू हुई। जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जैसे अंतरिम संसद का प्रावधान था और नागरिकता संबंधी प्रावधान थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, उन प्रावधानों को अंगीकृत करने की जो तारीख है, जो संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन लागू कर दिए गए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण तारीखें याद रखना। और उसके बाद में नागरिक, क्योंकि उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हुआ था, तो किसे भारत का नागरिक माना जाए किसे नहीं माना जाए, उसके लिए एक तारीख तय की गई 1 मार्च 1947। उससे पहले जो भारत में रह रहे थे उन्हें, या उसके बाद में भी जो भारत में रह रहे थे उन्हें भारतीय नागरिक माना गया। उसके बाद में जो पाकिस्तान चले गए थे इस तारीख के बाद में, उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना गया। तो ये एक तारीख तय की गई 1 मार्च 1947। याद रखना, ये 15 अगस्त 1947 नहीं है तारीख 1 मार्च 1947 से। उसके बाद में जो पाकिस्तान चले गए उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना गया। नागरिकता के ऊपर जो संविधान के अंदर, संविधान सभा के अंदर एक तदर्थ समिति का प्रावधान किया गया, एक तदर्थ समिति का गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे कुल, और उस समिति का जो अध्यक्ष थे वो एस वरदाचारी थे। नागरिकता संबंधी प्रावधानों को हल करने के लिए, बनाने के लिए तदर्थ समिति बनाई गई थी। नागरिकता के ऊपर जो कानून बनाने का जो हक है वो केवल और केवल संसद को है। अभी जैसे नागरिकता संशोधन कानून लाया था 2019 में, तो कई राज्यों ने ये कहा कि हम इस नागरिकता के प्रावधान को नहीं मानेंगे, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। कोई भी राज्य नागरिकता संबंधी है तो कानून बना सकता है और न नागरिकता संबंधी कानून को मानने से इनकार कर सकता है। तो ये केवल और केवल संसद का अधिकार है, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक कथन है PS देशमुख का, भारतीय नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो विश्व में सबसे अधिक सरल है, ये PS देशमुख ने कहा था। इसी कथन की एक कड़ी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक कथन है। इन्होंने कहा था कि जो प्रारूप समिति के सामने सबसे बड़ा जो सरदर्द था ये नागरिकता संबंधी प्रावधान था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था, और किसे भारत का नागरिक माने और किसे पाकिस्तान का नागरिक माने, और उसके लिए क्या मापदंड निर्धारित करें। क्योंकि कई लोग पाकिस्तान चले गए थे, कई लोग वहाँ से वापस भी लौट कर आ रहे थे। तो इस कड़ी में भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें सबसे बड़ा सरदर्द माना था। इसके अलावा भारतीय जो संविधान है उसमें एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान यानी राज्यों के लिए अलग प्रकार की नागरिकता नहीं होती। एकल नागरिकता का विचार आते आपको ये पता होना चाहिए कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है। दोहरी नागरिकता USA में है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ केंद्र का, मतलब अमेरिका का नागरिक होने के बाद में वहाँ संबंधित राज्य का नागरिक होना भी आवश्यक है। तो 2 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। इसमें एक और आता है तिहरी नागरिकता, ये इसका प्रावधान है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का नागरिक होने के बाद में वहाँ का कैंटन का नागरिक होना, और कैंटन के नागरिक के बाद में सब कैंटन का नागरिक होना आवश्यक, यानी अलग अलग प्रावधान। तो ये याद रखना, एकल नागरिकता का संबंधी प्रावधान भारत, दोहरी नागरिकता USA और तिहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड। तो तीनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इन तारीखों को विशेष तौर, अनुच्छेद, ये तारीखें विशेष तौर पर याद रखना, यहाँ से सीधे प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद में है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। संविधान लिखने के बाद में पहली बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन 1955 में किया गया था। उसके अंदर नागरिकता के प्रावधान तय किए गए थे। तो इसके लिए न्यूनतम मापदंड रखे गए थे कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए थे। 5 शब्दों को तो है जैसे याद करना, 5 की व्याख्या भी याद करने का प्रयास करना। कि जन्म से कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या जन्म से भारत का नागरिक बन सकता है। दूसरा है वंश परंपरा। वंश परंपरा के अनुसार, यानी उसके जो पूर्वज हैं वो भारत में निवास कर, पीढ़ी दर पीढ़ी वो लगातार भारत में निवास कर रहे हैं। जैसे हम अमूमन, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं कई वर्षों से भारत में निवास कर रही है, तो हम इस वंश परंपरा के आधार पर भारत के नागरिक बन सकते हैं। तीसरा पंजीकरण के द्वारा,
यानी आप सरकार के लिए जब आप दूसरे देश से अगर भारत आए हैं तो अगर सरकार को पंजीकरण के लिए अप्लाई करेंगे और सरकार नागरिकता के प्रावधानों में अगर आ रहे हैं तो उसे नागरिकता प्रदान करता है। देशीयकरण के द्वारा ये भी सरकार को आवेदन करना होता है तो सरकार उसे अपने देश का नागरिक मान लेती है, उसका देशीयकरण कर देती है। इस प्रावधान के लिए है कि कम से कम 1 वर्ष तक भारत में निवास करना जरूरी। 1 वर्ष तक भारत में निवास करने के बाद में हाल ही में अदनान स्वामी को पाकिस्तानी नागरिक है, पाकिस्तानी गायक है, उसको नागरिकता दी गई तो वो देशीयकरण के आधार के ऊपर दी गई कि वो साल भर से भारत में निवास कर रहे हैं और उन्होंने आवेदन किया था, उस आवेदन के आधार पर इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। भूमि के अर्जन इन कई ऐसे इलाके जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद में भारत ने एक्वायर्ड किए थे, जैसे गोवा है, पुर्तगालियों ने बाद में छोड़ा था, फ्रांसीसी बस्तियाँ पांडिचेरी, माहे, कराकल, उनको 47 के बाद में छोड़ा था। तो जो ही वो भारत ने का शासन वहाँ पर स्थापित हुआ वो इस नियम के तहत वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक बन गए। तो 5 प्रकार है 1955 के अधिनियम के तहत, 5 प्रकार याद रखना नाम से, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और जन्म के अर्जन के आधार पर 5 ऑप्शन के आधार पर सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद में इसी प्रावधान के अंदर नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है, इसमें पहला प्रकार है परित्याग। कोई व्यक्ति है दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है और भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ देता है, स्वेच्छा से त्याग कर देता है तो वो इससे नागरिकता का अंत हो जाता है। उसके बाद में पर्यावसन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति ने देशीयकरण के तहत भारत की नागरिकता ग्रहण करी हो और तत्पश्चात कुछ समय बाद में उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, उस स्थिति में ये इस नागरिकता का त्याग हो जाता है। इन भारत की नागरिकता ग्रहण करिए तो भारत का नागरिक रहना चाहिए, उसके बाद में उन्होंने दूसरे, यानी आप लगा 2 देशों के नागरिक नहीं रह सकते। तो देशीकरण के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद में पुनः दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करी तो उसे पर्यावसन के तहत उसकी नागरिकता रद्द हो जाती है। वंचित किया जाना, भारत की सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जाना, इसके लिए मुख्य तौर पर 7 वर्ष से तक देश से बाहर रहने पर नागरिकता से वर्जित या पृथक वंचित कर दिया जाता है। तो नागरिकता के ये प्रावधान है, प्राप्त करने के 5 और त्याग करने के 3। इन शब्दों को विशेष तौर पर याद रखना। इसके बाद में देखते हैं असम समझौता। असम समझौता 1985 में हुआ था। 1985 में बांग्लादेशियों के मुद्दे पर ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन AASU और ऑल असम गण संग्राम परिषद AAGSC वे भारत सरकार के मध्य ये समझौता 1985 में हुआ था। उस समय भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन राजीव गांधी की उपस्थिति में ये समझौता हुआ था और इसका जो एक ही उद्देश्य था कि 1 जनवरी 1966 के बाद में जो गैर कानूनी रूप से बांग्लादेशी इन राज्यों में, असम और आस पड़ोस के जो राज्यों में घुस गए हैं, उनको वापस बाहर निकालना। ये समझौता, उस समझौते का जो उद्देश्य था कि बांग्लादेश के लोगों को बाहर निकालना और इसे अमल में लाने के लिए NRC के ऊपर जोर दिया गया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो 1951 में प्रारंभ हो चुका था। तो भारत का नागरिक कौन कौन है उनका एक रजिस्टर तैयार किया जाए और वर्तमान में भी NRC एक मुद्दा बना हुआ है। अभी हाल में विधानसभा चुनाव है, उसमें भी ये एक मुद्दा था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन उसको तैयार किया जाए। जो लोग भारत के नहीं हैं, बांग्लादेश से आकर बस गए हैं, उनके लिए तारीख 1 जनवरी 1966 उन्हें भारत से वापस बाहर किया जाए। लेकिन ये चुनावी राजनीति में चुनाव के समय ये मुद्दा बनता है और जो चुनाव खत्म होता है तो ये मुद्दा वापस ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इन समझौते को असल में ग्राउंड पर नहीं उतारा गया, केवल चुनाव के लिए एक एहतियात के तौर पर इनको बुनाया जाता है। इसमें एक टर्म आता है दस्तावेजी नागरिकता। दस्तावेजी नागरिकता कलाम सदीक ने यह टर्म दिया था, यानी जो बांग्लादेश के नागरिक भारत में आकर यहाँ का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बना लेते हैं और उनके आधार पर नागरिकता का दावा करते हैं, तो उस नागरिकता को दस्तावेजी नागरिकता कहा जाता है और ये टर्म कलाम सदीक ने दिया था। उसके बाद में है NRI। NRI की फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI, यानी अनिवासी भारतीय। NRI किसे कहा जाता है? अनिवासी भारतीय जो 182 दिन विदेश में रहता हो, यानी साल के 365 दिनों में से कम 182
82 दिन विदेश में रहते हैं उनको NRI कहा जाता है और वो भारत के नागरिक होते हैं, भारत का नागरिक उन्हें माना जाता है। दूसरा है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के लोग, ऐसे लोग जो 1947 से पहले ही उनके पूर्वज विदेशी चले, जैसे वेस्ट इंडीज़ के हम कई खिलाड़ियों के नाम देखते हैं, इंग्लैंड में कहीं है, मॉरिशस में, कई दुनिया के कई देशों में भारत के लोग गए और वहीं जाके बस गए और वो उन्हें उत्पत्ति से मूल रूप से वो भारत के लोग हैं, लेकिन उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाता है, उन्हें केवल भारतीय मूल के लोग कहा जाता है। एक सांस्कृतिक रूप से हमारा जुड़ाव है, लेकिन भारत सरकार उसे नागरिकता प्रदान नहीं करती है। उसके बाद में है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारी नागरिक। OCI की स्थापना 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी की समिति की सिफारिश पर अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है उन्होंने इसको लागू किया था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारीय नागरिक कहा जाता है 2005 में, और 2005 में बाद में 2015 में इसमें और सुधार करके इसे OCIC बनाया गया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया कार्ड होल्डर 2015 में बनाया गया था। ये कार्ड जिसको जारी होता है उसे कुछ अधिकार नहीं मिलते हैं, यानी ये कार्ड किसको जारी होता है, ये कार्ड जो लोग विदेशों में रहते हैं और उनके जो परिवार और उन सदस्यों को वो कार्ड जारी होता है, और इसका जो फ़ायदा है ये है कि वो भारत के नागरिक रहते हैं, साथ में दूसरे देश के नागरिक और रह जाते हैं, यानी अगर मान लो इंग्लैंड गए, अमेरिका, उस देश की नागरिकता उन्हें रहेगी, साथ में भारत की नागरिकता भी रहेगी। तो ऐसे प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 2 देशों का नागरिक नहीं रह सकता, तो उसे संपूर्ण नागरिकता नहीं मानकर कुछ अधिकारों में कमी करके उसे कार्ड होल्डर माना गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी इसे वोट देने का अधिकार है वो इन्हें नहीं दिया गया। अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 16 उनके मूल अधिकार उन्हें नहीं दिए, अधिकारों में कुछ कटौती करके उन्हें भारत की नागरिकता दी जाती है। तो यानी OCI है, उनको भारत को नागरिक माना जाता है, यानी OCI तो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, OCIC अस्तित्व में है, उन्हें भारत का नागरिक माना जाता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये भारत की, और उनके जो पुत्र पुत्रियाँ, उनका पूरा परिवार है वो भारत की नागरिकता, भले ही उनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन वो भारत की नागरिकता के हकदार माने गए हैं इस कार्ड होल्डर इसके तहत। तो याद रखना, NRI है उनको भारत का नागरिक माना जाता है, PIO को भारत का नागरिक नहीं माना जाता, OCI और OCIC को भारत का नागरिक माना जाता है। ऑप्शन में पूछे निम्न में से किसको भारत का नागरिक नहीं माना जाता है, तो PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, को भारत का नागरिक नहीं माना जाता है, और OCI और OCIC को भारत का नागरिक माना जाता है। और OCI का जो गठन लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश के ऊपर सन 2005 में किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार बना था, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में, यानी अब तक लगभग उसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। याद रखना, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना था, 1955 में बना था, और अब तक कितनी बार संशोधित हो चुका है, अब तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका था। बना 1955 में था, 6 बार संशोधन हो गया, और हालिया जो संशोधन किया गया था वो 2019 में किया गया था। 2019 में भारतीय संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया था, कि संशोधन 10 जनवरी 2020 की तारीख से प्रभावी है। इस संशोधन में क्या प्रावधान किया गया है कि 3 देशों के नागरिक, 3 देश कौन कौन से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में निवास करने वाले 6 अल्पसंख्यक धर्म, वहाँ अल्पसंख्यक हैं इन तीनों देशों में, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, 6 धर्म, यानी इसमें मुस्लिम शामिल नहीं। मुस्लिम इसलिए शामिल नहीं क्योंकि तीनों ही देशों के अंदर मुसलमान बहुसंख्यक है, तो इन्हें इस आधार पर इन अल्पसंख्यकों को लिया गया कि यह बहुसंख्यक है, इन अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करते हैं और वो वे तरीके से भागकर भारत में शरण बनाते हैं और भारत में अपना जीवन यापन बिना नागरिकता के वहन करते हैं। तो इन 3 देशों का नाम याद रखना और 6 धर्मों के नाम याद रखना, उन्हें यह प्रावधान किया गया था, और 5 वर्षों से वो भारत में रह रहे हो, चाहे वो वैध तरीके से हो चाहे अवैध तरीके से हो, चाहे किसी प्रकार से वो सीमा पार करके भारत में आ गए और भारत में 5 सालों से रह रहा हो, तो उन्हें नागरिकता का अगर आवेदन किया है तो भारत की नागरिकता उन्हें
प्रदान की जाएगी इस अधिनियम के तहत। ये जब अधिनियम संसद में पेश किया गया था तो बहुत अधिक विवादित रहा था। इन्होंने एक मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों ने इसका विरोध किया था। तो इनका सरकार का मत यह था कि इन तीनों देशों में मुसलमान है, वो बहुसंख्यक है, इसीलिए उन्हें यहाँ भारत में नागरिकता देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अपवाद, अभी ये जो अधिनियम है वो किन किन क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। तो जो 6ठी अनुसूची के राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, एमएत्रिमी, ये सूत्र है एमएत्रिमी। 6ठी अनुसूची के अंदर ये 4 राज्यों को शामिल किया गया। इन 4 राज्यों में ये अधिनियम लागू नहीं होता है कि वहाँ अवैध रूप से कोई नागरिक आया तो उन्हें नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता नहीं दी जाएगी। और इनर लाइन परमिट, ये जो पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है उन्हें इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है कि हाँ जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन जनजातीय क्षेत्रों में बाहर से कोई दूसरा आकर नहीं बसे, इसीलिए आपस में उनको क्षेत्रों को भी लॉक किया गया है ताकि उन क्षेत्रों की जनजातियों की जो संस्कृति है वो यथावत बनी रहे। तो इनर लाइन परमिट के जो क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में है। यानी ट्रिक के तौर पर अमीना इन क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट जारी किया गया। तो इनर लाइन परमिट क्षेत्र जिन जिन क्षेत्रों में जारी किए गए हैं, इन स्टेट के जिन क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट है उन इनर लाइन परमिट के क्षेत्रों में इन्हें इन तीनों देशों से आए हुए नागरिकों को नागरिकता नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 2019